वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर श्वेता कोठारी हूँ। मैं आर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, और मुझे टोटल 10+ ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, और मैं लास्ट 1 ईयर से आर्या में कार्यरत हूँ। मैम, फीडिंग बच्चों को कितना दूध पीना चाहिए? अगर हम न्यूबॉर्न्स की बात करें, हम कहते हैं बच्चे को जन्म के बाद अप टिल 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, वो एड लिबिटम होती है। जो टर्म बच्चे होते हैं उनका मिल्क, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड अगर करते हैं तो हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, है ना। जो नॉर्मल बच्चा होगा, टर्म बेबी होगा, जो ब्रेस्ट फीड कर रहा होगा, वो अपने आप जब उसको फुल हो जाएगा, फुलनेस आ जाएगी, सटाइटी आ जाएगी, तो ये स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, वो अपने आप ही रुक जाएगा। तो उसमें हम एड लिबिटम वर्ड यूज़ करते हैं। और फिर अगर हमें देखना है एक इनडायरेक्ट मार्कर कि बच्चे को फीड प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके कुछ इनडायरेक्ट मार्कर्स होते हैं जो मदर से पूछते हैं कि बच्चे को दिन में कितनी बार बच्चा सूसू करता है, कितनी बार पेशाब आता है। एक नॉर्मल बच्चा 6 से 10 बार जाएगा, इसका मतलब मिल्क एडिक्वेट जा रहा है, बिकॉज बच्चे में यूरिन का सोर्स केवल मदर का मिल्क है। सेकंड होता है कि बच्चे में वेट गेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बच्चा पर्याप्त मात्रा में दूध पी रहा है ना, तो उसका वेट गेन होगा अपनी रेट से। तीसरा होता है कि बच्चा एक्टिव है, डल तो नहीं है, लेथार्जिक तो नहीं है, आराम से हंस रहा है, हाथ पांव हिला रहा है। तो ये सब कुछ इनडायरेक्ट मार्कर्स होते हैं। स्किन की वो कैसी है, मतलब कैपिलरी फिलिंग टाइम कैसा है, तो स्किन टर्गर कैसा है, ये कुछ इनडायरेक्ट मार्कर्स होते हैं। जब हम एक बच्चे को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग एडिक्वेट है, वेट गेन हो रहा है, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल है, स्किन टर्गर बढ़िया है और बच्चा एक्टिव है। ये इनडायरेक्ट है। अब रही बात प्री टर्म्स की, तो प्री टर्म के अंदर हमें क्वांटिफाई करना पड़ता है। जिन बच्चों को हम ट्यूब से फीड देते हैं, जिनको हम कटोरी चम्मच से पिलाते हैं, उनका हम क्वांटिफाई करते हैं उनके वेट के हिसाब से, उसी मात्रा में उनको दूध पिलाते हैं ताकि उस हिसाब से वेट गेन हो। तो प्री टर्म के अंदर हमें दूध को क्वांटिफाई करना होता है एज पर देयर वेट। टर्म बेबीज के अंदर एड लिबिटम होता है, अपना दूध अपने हिसाब से अपने आप फीड कर लेते हैं। बच्चा रात के समय में, सोते समय यदि ना हैवी ब्रीथिंग कर रहा है, तो मैम क्या ये अगर बच्चा नाइट में, अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे में नॉइजी ब्रीदिंग है या आवाज़ आ रही है, कुछ कंडक्टेड साउंड्स आ रही हैं वाइल स्लीपिंग, तो उसमें हमें नेज़ल ब्लॉक रूल आउट करना होता है। कुछ नेज़ल ब्लॉक्स नॉर्मल होते हैं जो पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के साथ होते हैं, जिनमें म्यूकस जमा हो जाता है या टर्बिनेट्स थोड़ी एनलार्ज हो जाती हैं, तो नेज़ल पैसेज नैरो हो जाता है। तो वो केवल अक्यूट होता है कि भाई 5-7 दिन वायरल इन्फेक्शन, इसलिए बच्चे की नेज़ल ब्लॉक है, इसलिए हम ड्रॉप नेज़ो क्लियर या हम और भी कोई ज़ाइलोमेटाजोलिन ड्रॉप्स इफ़ रिक्वायर्ड वो हम उसको सप्लीमेंट कर देते हैं वाइल ट्रीटमेंट। लेकिन कुछ बच्चों में जिनमें ये चीज़ क्रोनिक है, या जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि महीने में 15 दिन 20 दिन नाक बंद रहती है, आवाज़ आती है, स्नोरिंग है, खराटे आना, मुंह खोल के सोना, रिकरेंट कफ कोल्ड होना, नेज़ल डिस्चार्ज आना, उसमें हमें एडिनोइड हाइपरट्रोफी भी रूल आउट करनी पड़ती है। एडिनोइड्स हमारे यहाँ पे एक लिम्फोइड टिश्यू होता है, जैसे बॉडी में टॉन्सिल्स होते हैं, वैसे एडिनोइड्स होते हैं जो हमारी नाक के जस्ट पीछे सिचुएटेड होते हैं। अगर वो किसी इन्फेक्शन से या एलर्जी से एनलार्ज हो जाएंगे तो हमारा नेज़ल पैसेज रुक जाता है। तो उस केस में हमें एडिनोइड हाइपरट्रोफी के लिए हमें एक एक्सरे करना होता है लेटरल व्यू नेक का, प्लस कुछ और टेस्ट करने होते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि एडिनोइड्स एनलार्ज हैं, तो उसका फिर अलग ट्रीटमेंट होता है। कुछ नेज़ल स्प्रेज हम यूज़ करते हैं, कुछ एंटी एलर्जिक्स यूज़ करते हैं, तो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर कुछ ज़्यादा सीवियर हो, प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं इम्प्रूव कर रहा हो एक एज के बाद, तो हमें फिर सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ता है। मैम, छोटे बच्चों के लिए होम रेमेडी यूज़ करना सही है या नहीं? होम रेमेडी इन द सेंस, पहले ज़माने में लोग विक्स इनहेलर यूज़ करते थे, वो तो बिल्कुल ही बड़ा डिज़ास्टर है। उसमें हमारा जो नाक का इन्फेक्शन है, इनफैक्ट वो लंग्स में पहुंच जाता है, तो वो सब चीज़ें तो नहीं करनी होती। होम रेमेडीज़ इन द सेंस हम थोड़ा बहुत स्टीम दे सकते हैं, वो भी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस का ध्यान रखना है, बिकॉज एकदम गर्म होगा तो हमारी म्यूकोजा ड्राई हो जाती है, बर्न्स का डर रहता है। तो स्टीमर है, उससे आप घर पे थोड़ा स्टीम दे सकते हो। बच्चे के चेस्ट पे आप थोड़ा बहुत कुछ सूदिंग एजेंट्स लगा सकते हो, तो ये सब हम कर सकते हैं। हाथ पाँव के ऊपर आप जो सोल्स होते हैं आपके, या बॉडी के पाम एंड सोल्स पे आप विक्स रब कर सकते हो, रैदर देन नोज़ पे अप्लाई करना या इनहेलर यूज़ करना, वो तो नहीं करना है। कुछ लोग गांव में नाक में सरसों का तेल डाल देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो तेल जाके कई बार केमिकल न्यूमोनाइटिस करता है, और तेल धीरे धीरे ट्रिकल होकर हमारे लंग्स में चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, तो उससे निमोनिया डेवलप हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हमें पुराने ज़माने की, नाक में सरसों का तेल डालना, कान में तेल डालना या इनहेलर यूज़ करना, ये सब चीज़ें तो नहीं करनी है। लेकिन ठीक है, कुछ सूदिंग एजेंट्स होते हैं, उनको हम थोड़ा चेस्ट पे लगा सकते हैं, पाम्स एंड सोल्स पे रब कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल हो सकता है बच्चा उससे। मैम, जिन छोटे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम बहुत होती है और उसके लिए घर वाले होम रेमेडी यूज़ करते हैं,
वो मैम कैसे? देखो, होम रेमेडीज़ अपनी जगह है, जो लोग करते हैं, हींग है, अजवाइन है, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट ओवरऑल अगर एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आप मुझसे पूछेंगे इसके लिए, तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं न्यूबॉर्न फेज़ में, या जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, कि आप जितना फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड कराओगे, कि हर आधा घंटा, हर पौन घंटा, बच्चा जितनी बार सक करता है, मदर का मिल्क लेता है, उतनी बार एयर भी इंजेस्ट करता है। तो वो एक्स्ट्रा एरोफेजिया जिसे कहते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को बार बार हर आधा घंटे से, जो नहीं होना चाहिए, तो एयर भी जा रही है, दैट इज एरोफेजिया। तो दैट एड्स टू कोलिक, उसकी वजह से गैस जाती है पेट में, वो कोलिक करती है बच्चे को। अब रही बात हमें इसे कैसे प्रिवेंट करना है, तो न्यूबॉर्न्स में कहते हैं जो टर्म बेबीज हैं, उनको आप अपने सामने सुपरविजन में उनको पेट के बल लिटा दें। पेट के बल लिटाना एक नॉर्मल रेमेडी है, उससे थोड़ा गैस इजीली, फ्लेटस इजीली पास होता है, बच्चे को कोलिक में रिलीफ आता है। बट वो आपके सुपरविजन में होना चाहिए, बच्चे की नाक नहीं दबनी चाहिए, उसका फेस एक साइड करके करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ हर्बल ड्रॉप्स भी होती हैं, प्लस कुछ मेडिकल ड्रॉप्स भी होती हैं, जिनसे थोड़ा सा फ्लैटुलेंस कम हो जाता है, कोलिक में रिलीफ मिलता है। तो बस मदर्स को हम यही कहते हैं कि गैस बनना इज़ अ नॉर्मल थिंग, बॉडी अपने आप उसको निकाल भी देती है एज फ्लेटस। लेकिन अगर एक्सेसिव है तो उसमें हमें कारण ढूंढना होता है, कहीं ये फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग तो नहीं करा रही हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। कोई एलर्जी माँ बाप को है और बच्चों को होने की चांसेस कैसे होते हैं? एलर्जी नो डाउट जेनेटिक होती है। अगर मदर में रिस्क है तो बच्चे में आने का रिस्क होता है, या फादर और मदर फादर दोनों में, तो रिस्क और बढ़ जाता है। प्लस कुछ चीज़ें एनवायरमेंटल होती हैं, तो जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल दोनों का रोल है एलर्जी में। तो उस केस में हम ये कहते हैं बच्चे को कि 5 ईयर्स तक या 6 ईयर्स तक हम नॉर्मली वेट करते हैं। 80% बच्चे तो रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, विद एज उनकी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है, तो उनके अंदर वो एलर्जी वाला फैक्टर थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है एज पर दे ग्रो, और उनकी इम्यूनिटी ठीक होती है। कुछ बच्चों के अंदर वो चीज़ परसिस्ट कर जाती है, जिसे हम बाद में अस्थमा कह देते हैं, दमा, आजकल तो वर्ड भी ऑब्सोलीट हो गया है, आजकल हम रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ कहते हैं, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं कि जेनेटिक्स का नो डाउट एक रोल है, साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को और एक्स्ट्रा हाइजीन में रखना, या एक्स्ट्रा साफ़ सफाई, या बाहर पॉल्यूटेंट्स आप एक्सपोज थोड़ा बहुत होना चाहिए। बच्चे को मिट्टी में भी खेलना चाहिए, बच्चे को आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। आप जितना बच्चों को क्लीन और हाइजीनिक एनवायरनमेंट दोगे, उसका एक्सपोजर जो है वो कम हो जाएगा, तो बॉडी में एंटीबॉडीज़ ही नहीं डेवलप होंगी, और बच्चा सडनली जब कभी एक्सपोज होगा तो फिर उसमें वो अटैक आएगा एलर्जी का। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा बच्चों को इंडोर की जगह आपको आउटडोर गेम्स को प्रमोट करना चाहिए, और बच्चों को थोड़ा बहुत, बस आप ये इंश्योर करिए कि बच्चा जब खेल के आए तो बस थोड़ा हैंड वॉश कर लिया कुछ खाने से पहले, या मुंह में हाथ नहीं डाले गंदे हाथ, वो पार्ट आपको ध्यान रखना है। बाकी डेफिनेटली जेनेटिक्स का रोल है एलर्जी में। थैंक यू। थैंक यू सो मच।